Hi everyone, I'm Rishu Udit and in this video I'm going to talk about the performance appraisal. So इस वीडियो में मैं performance appraisal पर ही बात करने वाली हूँ. उसके objectives भी मैं इस वीडियो में डिफाइन करूँगी. बट अगर आपको performance appraisal की methods, process, designing and appraisal program, problems we face in ratings, अगर इन सब के बारे में पढ़ना है तो उसके लिए आप मेरी सेपरेट वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं. बट अगर आप बेसिक मीनिंग क्या होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल को इनिशियली समझना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें. सो जस्ट स्टार्टिंग विद द परफॉर्मेंस अप्रेजल होता क्या है. देखो इसको अगर मैं इसके बाकी नामों की बात करूँ तो इसको मेरिट रेटिंग भी कहा जाता है. मेरिट रेटिंग वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट नेम्स ऑफ दिस अगर आप HRM की ओल्डेस्ट बुक्स को रीड करेंगे. इसके अलावा मॉडर्न ट्रेंड में इसे एम्प्लॉई इवैल्यूएशन, एम्प्लॉई असेसमेंट, एम्प्लॉई रेटिंग, ठीक है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस रिव्यू, ये सब भी बोल दिया जाता है. तो अगर आपको एग्जाम में इस तरीके से कोई भी नाम आ रहा है, इवैल्यूएशन, असेसमेंट, रेटिंग, रिव्यू, इनमें एम्प्लॉय परफॉर्मेंस कुछ भी हो सकता है, तो उन सब में जो मैटर रहेगा वो आपका सेम रहेगा. अब हम बात करते हैं कि ये होता क्या है. तो देखिए रिव्यू करना क्या होता है. जैसे हमने सपोज अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया तो उसके बाद हम वहाँ पर उसका रिव्यू डालते हैं कि हमें वो प्रोडक्ट कैसा लगा. ठीक है, तो वो रिव्यू कैसे करते हैं हम. हर चीज़ को तो गुड या एक्सीलेंट नहीं लिख देते हैं. तो वो किस बेसिस पे डिसाइड होता है. वी कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ दैट प्रोडक्ट विद द सेट एक्सपेक्टेशंस. जो भी एक्सपेक्टेशंस हमें उस प्रोडक्ट से थी, जो उसकी यूटिलिटी हमने अपने माइंड में सोच के उसे ऑर्डर किया था और उसके बाद उसे खरीदने के बाद जो हमें परफॉर्मेंस मिला, उनको कंपेयर करके अगर हमें वो प्रोडक्ट अच्छा लगता है, अगर हम सेटिस्फाइड हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस मीट हो रही हैं, तो हम उसे गुड या एक्सीलेंट की कैटेगरी में डालते हैं. बट अगर नहीं हो रही हैं, डिससेटिस्फाइड हैं, तो वो प्रोडक्ट हमारे लिए क्या हो जाएगा, पुअर. तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट को रिव्यू करते हैं. सेम गोज विद द एम्प्लॉयज. तो जब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को हायर किया जाता है तो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर दे आर बीइंग हायर्ड, उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको इवैल्यूएट करना जरूरी है, उसको रिव्यू करना जरूरी है. तो उसी प्रोसेस को क्या कहा गया है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन या परफॉर्मेंस अप्रेजल. तो ये जो होता है वो आपका एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है. ठीक है, फॉर्मुलाइज्ड प्रोसेस होता है. ऐसे ही नहीं कि आपने सिंपली बैठ के डिस्कस किया या दो सुपरवाइजर्स आपस में बात कर रहे हैं कि मेरा सबॉर्डिनेट सही काम कर रहा है या वो नहीं कर रहा है. दिस इज़ नॉट परफॉर्मेंस अप्रेजल और रिव्यू. वो एक प्रॉपर एक मैनर में होता है, सेट गाइडलाइंस के हिसाब से होता है. तो ये जो है आपका एक प्रोसेस होता है. नेक्स्ट इज, सो इट एसेस द फैक्टर्स सच एज. दो तरह की चीज़ें यहाँ पर एसेस की जाती है. वन इज योर क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द परफॉर्मेंस. ठीक है, अब परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ, दो चीज़ें होती हैं एम्प्लॉय की. या तो हम एट्रीब्यूट्स, उसका नेचर, उसकी पर्सनालिटी, इस सब को हम एसेस कर रहे हैं. एंड सेकेंड इज कि हम उसकी परफॉर्मेंस को एसेस कर रहे हैं, परफॉर्मेंस को रिव्यू कर रहे हैं. तो जब हम बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस की, ठीक है, तो परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर उसकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी, इन दोनों को चेक किया जा सकता है. अगर मैं बात करूँ क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी हो सकती है जैसे अगर मैं सेल्समैन की जॉब प्रोफाइल उठा रही हूँ तो वहाँ पर उसने कितनी यूनिट्स सेल की हैं, ठीक है. या फिर अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसने कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस की हैं. इस तरह से जब हम क्वान्टिटेटिवली उसकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, देन वी आर चेकिंग द क्वान्टिटी ऑफ परफॉर्मेंस. बट when we talk about the quality of say this performance, then we are checking how efficiently and effectively the employee has done his or her work. ठीक है, तो क्वालिटी में यहाँ पर आप कैसे असेस करेंगे. जैसे कि एम्प्लॉई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है तो जितनी यूनिट्स, सपोज उसने 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया है, तो उसमें से डिफेक्टिव यूनिट्स का रेशियो या परसेंटेज कितना हो रहा है. उसने 5 डिफेक्टिव यूनिट्स उसमें निकल रही हैं, या फिर उसने जो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं उसमें से 20 यूनिट डिफेक्टिव हैं. ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वालिटी को चेक करते हैं. अब हम बात करेंगे एम्प्लॉय की एट्रीब्यूट्स की. यहाँ पर बिहेवियर को जज किया जा रहा है बेसिकली. ठीक है, तो बिहेवियर में कौन से पॉइंट्स आ जाएंगे. यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं कि अगर आप टीम या ग्रुप की रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो तो उसके अंदर टीम क्वालिटीज़ कैसी हैं, टीम लीडरशिप उसके अंदर है या नहीं. ठीक है, इसके अलावा कोऑपरेटिव वो कितना है अपनी टीम में, इनिशिएटिव्स वो लेता है या नहीं कोई भी काम करने के लिए. ठीक है, इसके अलावा एंथुजियाज्म उसमें कितना है, पंक्चुअलिटी है या नहीं. तो इस तरह के जो भी पर्सनल एट्रीब्यूट्स आते हैं उनको भी हम एसेस कर सकते हैं थ्रू परफॉर्मेंस अप्रेजल. एंड लास्टली वी टॉक अबाउट द फ्रीक्वेंसी. सो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डूइंग दिस परफॉर्मेंस अप्रेजल. इट कैन बी एनीथिंग. ठीक है, यहाँ पर कुछ भी आपका सेट स्टैंडर्ड नहीं होता है. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में इसे वीकली भी किया जाता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में इसे क्वार्टरली भी किया जाता है, मंथली किया जाता है, हाफ ईयरली, कैसे भी आप परफॉर्मेंस अप्रेजल डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिसीज सेट
set by the organizations, the performance appraisal are being डन। अब इसमें फॉर्मल एंड इनफॉर्मल भी होते हैं, अगर आप इसे और डिटेल में पढ़ेंगे तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स में जाते हैं तो वहाँ मोर ऑफ फॉर्मलाइज्ड आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल्स देखने को मिलेंगे, जबकि अगर आप प्राइवेट सेक्टर्स में बात करते हैं वहाँ भी डिफरेंट पोजीशंस के हिसाब से अलग होता है। जैसे कि जो अपर पोजीशंस पर होते हैं उनके परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं होंगे, बट जो लोअर जॉब्स पर हैं या इसके अलावा अगर एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया ऑर्गेनाइजेशन में तो उसे कंपैरेटिवली अप्रेजल की नीड्स कम होती हैं, जबकि अगर एम्प्लॉय ने रिसेंटली हायर किया गया एम्प्लॉय को या उसने ज्वाइन किया है तो स्टार्टिंग के उसे इनिशियली 2-3 ईयर्स में ज़्यादा नीड होती है कि हम उसकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करें, ठीक है। तो इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी को सेट कर सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। ऑब्जेक्टिव्स की जब भी हम बात करते हैं यहाँ पर दो तरह के ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के। वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव एंड वन काइंड इज सेल्फ इंप्रूवमेंट ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस क्या हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस अप्रेजल करने के पीछे? वन इज योर प्रमोशन एंड डिमोशन। तो प्रमोशंस जब भी कंपनी में दिए जाते हैं वो ऐसे ही नहीं दे दिए जाते, जैसे कि अगर सपोज 2 एम्प्लॉइज एक साथ ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उनका जितने भी टेन्योर के लिए वो उस ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे तब तक उनका सेम टाइम पर सेम लेवल्स पर प्रमोशंस होंगे, नहीं। इट डिपेंड्स अपॉन हाउ दे परफॉर्म इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इस वजह से वो परफॉर्म कैसा कर रहे हैं वो कैसे पता चलेगा? परफॉर्मेंस अप्रेजल करके। इसी तरह से अगर किसी एम्प्लॉय का डिमोशन भी करना है तो अगेन दैट इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन हिज और हर परफॉर्मेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज ट्रांसफर्स एंड ले ऑफ्स। तो जब भी आप कंपनी के स्ट्रेटेजिकल डिसीजंस की बात करते हैं, जैसे कि सपोज इकोनॉमिक स्लोडाउन जो है वो चल रहा है इकोनॉमी में, तो ऐसे टाइम में कुछ कंपनीज को ले ऑफ भी करने पड़ जाते हैं। जैसे अगर आप रिसेंट टाइम्स में आप न्यूज़ पढ़ रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 महीने के अंदर बहुत सारी आईटी कंपनीज ने ले ऑफ किया है, बीट मेटा, ट्विटर और एनी आईटी कंपनी। बहुत सारी कंपनीज में आपने गूगल में सब में देखने को मिल रहे हैं ले ऑफ्स हो रहे हैं। तो वो जब ले ऑफ्स होते हैं तो जस्ट टू मेक श्योर कि आप किसी अपने अच्छे एम्प्लॉय को, कैपेबल एम्प्लॉय को ना निकाल दें, इसलिए आपको एक परफॉर्मेंस रिव्यू करना पड़ता है और ये चेक करना पड़ता है कि एक्चुअली हु आर द पुअर परफॉर्मर्स और हु आर द एम्प्लॉयज जिनको हम ऑर्गेनाइजेशन से ले ऑफ जिनका कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें, ट्रांसफर अगर हमें डिसाइड करना है, सपोज एक सेलमैन है वो 4 एरियाज को सर्व कर रहा है एंड उन परफॉर्मेंस अप्रेजल हमें पता लगता है कि ही इज सर्विंग द मुंबई एरिया वेरी वेल, वहाँ से उसे काफ़ी अच्छी डील्स मिल रही हैं, बट ही इज़ वर्किंग, ही इज़ रिसाइडिंग इन दिल्ली। तो जो मैनेजर है उसका या सुपरवाइजर है वो ये डिसाइड कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस परफॉर्मेंस अप्रेजल कि उसको हम ट्रांसफ़र कर दें मुंबई ब्रांच में, ताकि वो वहाँ और ज़्यादा उन कस्टमर से डील्स ला सके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इस तरह के डिसीजंस लेने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है? परफॉर्मेंस अप्रेजल करना पड़ता है। नेक्स्ट इज योर कन्फर्मेशन ऑफ प्रोबेशनरी एम्प्लॉइज। तो आपने कुछ जॉब प्रोफाइल्स पर देखा होगा कि प्रोबेशनरी पीरियड पर भी एम्प्लॉइज को जो है वो हायर किया जाता है, उन्हें परमानेंट एम्प्लॉइज हम नहीं कह सकते हैं। तो ऐसे केसेस में अगर हमें कोई एम्प्लॉय ऐसा लगता है कि ही और शी इज परफॉर्मिंग रियली वेल एंड वी शुड कीप हिम इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ लॉन्गर टाइम और वी शुड मेक हिम अ परमानेंट एम्प्लॉय नाउ, तो वो आप किस बेसिस पर कर सकते हैं? परफॉर्मेंस अप्रेजल करके या इस तरह की चीज़ें। अब सपोज 4 एम्प्लॉइज प्रोबेशनरी पीरियड पर हैं और उनमें से आप सिर्फ किसी एक एम्प्लॉय को परमानेंट या कंफर्म करना चाहते हो, तो उस केस में आप अगर सीधा उसको परमानेंट कर दोगे तो बाकी के 3 एम्प्लॉइज इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं या आपसे डिमांड कर सकते हैं कि आपने किन बेसिस पर ऐसा किया। तो ये चीज़ प्रूव करने के लिए आप परफॉर्मेंस अप्रेजल्स कर सकते हैं, उन्हीं के सुपरवाइजर से, क्लाइंट से, उनके बारे में रेटिंग्स ले सकते हैं, तो जिससे कि आप प्रूव कर सकेंगे बाकी के 3 एम्प्लॉइज़ को कि वाई वी हैव चूजन हिम एज अ परमानेंट वन, ठीक है। नेक्स्ट इज योर असेसिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंटल नीड्स। तो अगर आपको अपने एम्प्लॉइज़ को ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है या कुछ उनको करियर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करानी है या इस तरह के कोर्सेज प्रोवाइड करने हैं, तो वो किस पर डिपेंड करेगा? अब सपोज कोई एम्प्लॉई कस्टमर हैंडलिंग उसकी अच्छी नहीं है, बट अगर आप उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं सपोज एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में या क्लैरिकल वर्क में, सो इट विल बी ऑफ नो यूज टू हिम, क्योंकि उसे जिस चीज़ में, जिस एस्पेक्ट में ज़रूरत है, हम एक्चुअली उस एस्पेक्ट में उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर ही नहीं रहे हैं। तो वो चीज़ कैसे पता लगेगी? हमें उसकी परफॉर्मेंस को जज करके पता लगेगी कि किन पॉइंट्स पर ही और शी इज़ लैकिंग। सो for this purpose we need performance appraisal. Next is salary and wage administration. तो सैलरीज और वेजेस जो हैं आपके, वो भी कैसे डिसाइड किए जाते हैं? उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही कि उनको 10% हाइक देना है,
30% हाइक देना है, ये सभी चीज़ें कैसे डिसाइड होंगी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। नेक्स्ट इज HR इवैल्यूएशन। सो HR जो डिपार्टमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसका बेसिकली काम क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को हायर करना, इसके अलावा उनको ट्रेन करना, इसके अलावा कंपेंसेशन, ट्रेनिंग, ये सभी HR के ही काम है। तो अगर हमें चेक करना है वैलिडिटी कितनी है उसकी, सिलेक्शन कैसा किया है उसने, कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसने बंदा अच्छा दिया भी है या नहीं ऑर्गेनाइजेशन को, इसके अलावा जितना सैलरी उसको दिया जा रहा है क्या उतना वर्थ, उतना वैल्यू हमें उस एम्प्लॉय से मिल रहा है या नहीं, इसके अलावा जो ट्रेनिंग HR प्रोग्राम्स को शेड्यूल कर रही है क्या वो वर्थ है या नहीं। तो ये सब चीज़ें कैसे इवैल्यूएट होंगी, तो HR को अगर इवैल्यूएट करना है तो बेसिकली हम अपने एम्प्लॉयज़ का ही परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे, उसी से हमें HR की एक्टिविटीज़ एंड HR के काम को जज हम कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स योर सेल्फ इंप्रूवमेंट नीड्स। तो ये तो थी सभी आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम आने वाली चीज़ें हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल को यूज़ करके। बट अब हम बात करते हैं एम्प्लॉय के इम्प्रूवमेंट की, ठीक है। अब जैसे सपोज मैं ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ यूट्यूब पर, और मैं ऐसी HRM, इकोनॉमिक्स, रिसर्च, इन सभी टॉपिक्स पर काफ़ी वीडियोज़ बनाती जाऊँ, ऐसी ही 20 वीडियोज़ और बना दूँ। बट अगर मुझे ये मेरे ऑडियंस से पता ही नहीं लगेगा कि हाउ इज़ माई टीचिंग स्टाइल, मैं जो कन्वे करना चाह रही हूँ वो आपको समझ आ भी रहा है या नहीं, मेरी लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम है या नहीं, या मेरे कम्युनिकेशन में एफिशिएंसी है या नहीं, तो ये सब चीज़ें मुझे तभी पता लगेंगी जब मुझे वो बताई जाएंगी, ठीक है। इसी तरह से जो एम्प्लॉई है वो अगर जॉब परफॉर्म कर रहा है, वो किए जा रहा है फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, बट ही इज़ नॉट बीइंग टोल्ड कि क्या मिस्टेक्स हैं उसके काम में या फिर क्या चीज़ वो अच्छा कर रहा है। अब हम अपने घर में जब किड्स होते हैं तो उनको जब वो कुछ अच्छा करते हैं, सो वी आर बीइंग टोल्ड कि हम उन्हें अप्रिशिएट करें ताकि वो उस बिहेवियर को रीइंफोर्स करें। सेम इज़ विद एम्प्लॉयज़, इफ़ एम्प्लॉयज़ आर डूइंग गुड थिंग्स तो भी हाँ, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ सुपरवाइजर दैट ही और शी शुड अप्रिशिएट दैट एम्प्लॉई सो दैट वो अपने उस बिहेवियर को आगे कंटिन्यूड रखे या मेंटेन रखे। तो इसीलिए वन इज़ योर प्रोवाइडिंग फीडबैक। तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल का यहाँ पर क्या है कि आप एम्प्लॉय को फीडबैक दें कि वो कैसा काम कर रहा है, उसको पता लगे कि वो कहाँ स्टैंड करता है। नेक्स्ट इज योर मोटिवेशनल नीड्स। सो ये पॉइंट भी इसी बारे में है कि चाहे किसी की इंफीरियर परफॉर्मेंस है या किसी की सुपीरियर परफॉर्मेंस है, दोनों को ही मोटिवेशन की ज़रूरत है। अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सुपीरियर परफॉर्मर है, तो उसको मोटिवेशन इसलिए देना है हमें कि अगर हम उसे अप्रिशिएट करेंगे तो उसे मोटिवेशन मिलेगा फ्यूचर में वैसा दोबारा करने के लिए। बट अगर कोई पुअर परफॉर्मर है या इंफीरियर परफॉर्मर है तो उसको मोटिवेट करना है हमें, परफॉर्मेंस जज करके उसको ये समझाना है कि कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ उन्हें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इस तरह से जो है मोटिवेशनल नीड्स को भी फुलफिल करते हैं हमारे परफॉर्मेंस अप्रेजल के प्लान्स। एंड नेक्स्ट इज योर म्यूचुअल कम्युनिकेशन। सो म्यूचुअली जब सुपरवाइजर एंड सबॉर्डिनेट, तो यहाँ हम इन दो पार्टीज की बात कर रहे हैं, जब सुपरवाइजर एंड सबॉर्डिनेट म्यूचुअली कम्युनिकेट करेंगे, जब परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा तो वो लोग कम्युनिकेट करके ये डिसाइड कर सकते हैं एक साथ बैठ के, दे कैन सेट देयर म्यूचुअल गोल्स कि फाइनली उनके गोल्स क्या हैं जिन पर उन्हें काम करना है या जिनको उन्हें अचीव करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होते हैं मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है, बट इसके फिर बहुत सारे मेथड्स आ जाते हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, मॉडर्न मेथड्स हैं, पूरा प्रोसेस है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। तो आप ये सभी समझ सकते हैं, उनके कार्ड्स भी मैंने बीच बीच में अटैच कर दिए हैं इस वीडियो में। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनके लिंक डाल दे रही हूँ। यू मे सिंपली विजिट माई HRM सीरीज, HRM प्लेलिस्ट फ्रॉम माई चैनल, एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल यू मे लाइक द वीडियो एंड यू मे शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपको मिल जाए। सो कीप लर्निंग अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।